जॉन कैरुथर्स ने 1992 में कैलिफोर्निया के सेंटा क्लैरा में इंटेल के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग रूम में कदम रखा तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटेल के सीईओ एंडी ग्रू से $200 मिलियन मांगना आसान हो। कैरुथर्स, जो इंटेल के R&D एफर्ट्स को लीड करते थे, बिग बेट्स लगाने के आदी थे। कुछ कामयाब होते, कुछ नहीं, लेकिन इंटेल के इंजीनियर्स का सक्सेस रेट इंडस्ट्री में सबसे अच्छा था। 1992 तक इंटेल फिर से दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी बन चुकी थी, थैंक्स टू ग्रू के उस डिसीजन को जिसमें उन्होंने इंटेल का पूरा फोकस पीसी माइक्रो प्रोसेसर्स पर कर दिया था। कंपनी के पास पैसा बहुत था और मुरेस लॉ को लेकर डेडिकेशन पहले जितनी ही थी, लेकिन कैरुथर्स की डिमांड टिपिकल R&D प्रोजेक्ट से काफ़ी बड़ी थी। जैसे बाकी लोग इंडस्ट्री में जानते थे, वैसे ही कैरुथर्स को भी पता था कि एग्जिस्टिंग लिथोग्राफी मेथड जल्द ही फेल हो जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन चिप बनाने में जिनके लिए बहुत छोटे सर्किट्स की ज़रूरत थी, कंपनीज अब डीप अल्ट्रावायलेट लाइट के टूल्स डेवलप कर रही थी, जिनकी वेवलेंथ 248 या 193 नैनोमीटर्स की थी, जो ह्यूमन आई से दिखती नहीं, लेकिन जल्द ही चिप मेकर्स इससे भी छोटी वेवलेंथ की डिमांड करने वाले थे। कैरुथर्स का टारगेट था एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसकी वेवलेंथ होती है सिर्फ 13.5 नैनोमीटर्स। जितनी छोटी लेवलेंथ उतनी छोटी फीचर्स चिप्स पर बनाना पॉसिबल। इतने छोटे फीचर्स चिप्स बनाना पॉसिबल। प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर लोग मानते थे कि EUV लाइट को मास प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। ग्रो ने स्केप्टिकल होकर पूछा, मतलब तुम ऐसी चीज़ पर पैसे खर्च करोगे जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि वो काम करेगी? कैरुथर्स ने जवाब दिया, यस एंडी, इसे ही रिसर्च कहते हैं। ग्रो ने इंटेल के फॉर्मर CEO गॉर्डन मूरे की तरफ देखा, जो अब भी कंपनी के एडवाइज़र थे। तुम क्या करोगे गॉर्डन? एंडी, तुम्हारे पास और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन क्या है? मूरे ने कहा। जवाब ऑब्वियस था, कोई ऑप्शन नहीं था। या तो चिप इंडस्ट्री स्मॉलर वेवलेंथ यूज़ करना सीखती, या फिर ट्रांजिस्टर्स का श्रिंक होना, और साथ ही मूरेस लॉ यही रुक जाता। इंटेल के लिए ये बिजनेस वाइज डिजास्टर्स होता और ग्रू के लिए पर्सनली एम्बेरसिंग। ग्रू ने कैरुथर्स को EUV लिथोग्राफी डेवलप करने के लिए $200 मिलियन अप्रूव कर दिए। इंटेल ने फिर अरबों डॉलर R&D में और अरबों EUV टेक को लर्न और इम्प्लीमेंट करने में खर्च किए। इंटेल को खुद EUV मशीन्स बनानी नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि कम से कम एक लिथोग्राफी कंपनी ऐसी हो जो EUV मशीन्स मार्केट में लाए, ताकि इंटेल को आगे भी चिप्स पर अल्ट्रा स्मॉल सर्किट बनाने के टूल्स मिलते रहे। जे लेथ्रोप के माइक्रोस्कोप को उल्टा करके लिथोग्राफी की शुरुआत करने के बाद शायद पहली बार 1990 में लिथोग्राफी का फ्यूचर इतना अनसर्टेन था। इंडस्ट्री 3 एग्जिस्टेंशियल बैटल से जूझ रही थी, इंजीनियरिंग, बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स। अर्ली चिप मेकिंग में ट्रांजिस्टर इतने बड़े होते थे कि लाइट वेव्स की साइज़ को इशू नहीं थी, लेकिन मूरेस लॉ इतना आगे बढ़ चुका था कि अब लाइट की वेवलेंथ, जो कि कुछ 100 नैनोमीटर्स होती है, सर्किट की फिजिक्स को अफेक्ट करने लगी थी। 1990s में ये एडवांस ट्रांजिस्टर्स कुछ 100 नैनोमीटर्स के थे, लेकिन लोग ऑलरेडी एनविजन कर रहे थे कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाएं जो सिर्फ डजन नैनोमीटर्स की फीचर्स बना सके। ऐसी चिप्स बनाने के लिए ज़्यादा प्रिसाइज लिथोग्राफी टूल्स की ज़रूरत थी, जो लाइट को फोटोरेसिस्ट केमिकल्स पर शूट करके सिलिकॉन पर शेप बना सके। कुछ रिसर्चर्स ने तो इलेक्ट्रॉन बीम्स से चिप्स बनाने की कोशिश की, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी कभी भी मास प्रोडक्शन के लिए फास्ट नहीं रही। दूसरे रिसर्चर्स ने एक्सरेज या फिर EUV लाइट पर बेट लगाया। इनका इंटरेक्शन अलग अलग फोटोरेसिस्ट केमिकल से होता था। लिथोग्राफी एक्सपर्ट्स की एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात पर हीटेड डिबेट्स होती थी कि कौन सी टेक्निक फ्यूचर जीतेगी। एक साइंटिस्ट ने उस दौर को लिथोग्राफी वॉर्स कहा, इंजीनियर्स टीम्स के बीच एक तरह की लड़ाई। लेकिन ये वॉर सिर्फ टेक्निक्स की नहीं थी। दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कमर्शियल, यानी कौन सी कंपनी अगली जनरेशन के लिथोग्राफी टूल्स बनाएगी। इन टूल्स को डेवलप करने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि इंडस्ट्री नेचुरली कंसोलिडेटेड हो रही थी। सिर्फ एक या दो कंपनी ही मार्केट में टिक रह सकती थी। अमेरिका में GCA पहले ही बंद हो चुकी थी और सिलिकॉन वैली ग्रुप, जो पर्किन एल्मर से निकली थी, कैनन और नाइकॉन से बहुत पीछे रह गई थी। US चिप मेकर्स ने 1980s में जापानीज कंपटीशन को पीछे छोड़ा, लेकिन इन लिथोग्राफी टूल्स में अमेरिकन कंपनीज हार चुकी थी।
कैनन और नाइकॉन के सामने सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था, नेदरलैंड बेस्ड छोटी कंपनी ASML आई। 1984 में डच इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट फिलिप्स ने अपनी लिथोग्राफी डिवीजन को स्पिन ऑफ करके ASML बनाया। ये वो टाइम था जब चिप्स प्राइस कोलैप्स हो रही थी और GCA जैसी कंपनी डूब रही थी, मतलब ASML का जन्म बहुत ही गलत टाइम पर हुआ। वेल्डोवन नीदरलैंड्स का एक छोटा टाउन है जो बेल्जियम बॉर्डर के पास है। वहाँ से वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर कंपनी निकलना बहुत अनलाइकली लगता था। यूरोप में चिप प्रोडक्शन तो था, लेकिन वो सिलिकॉन वैली और जापान से काफ़ी पीछे था। जब डच इंजीनियर फ्रिट्स वान होट ने 1984 में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करके ASML ज्वाइन की, तो लोग पूछते थे कि उसने ये जॉब अपनी मर्जी से ली है या मजबूरी में। वैन होट ने बाद में कहा, फिलिप्स के अलावा हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, न ही पैसा। ASML के पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी। कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो अपने टूल्स को वर्ल्ड से बेस्ट कंपोनेंट्स इकट्ठी करके असेंबल करेगी। ये रिस्की था, लेकिन ASML ने इसे मैनेज करना सीख लिया। जहाँ जापानीज़ कंपनीज हर चीज़ खुद बनाना चाहती थी, ASML मार्केट से बेस्ट पार्ट्स लेकर उन्हें इंटीग्रेट करने लगी। जब ASML ने EUV पर फोकस किया, तो यही इंटीग्रेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ASML की दूसरी स्ट्रेंथ सरप्राइजिंगली उसकी लोकेशन थी। 1980s और 1980s में कंपनी को जापान और US के ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स में न्यूट्रल माना गया। US कंपनीज ने इसे कैनन और नाइकॉन का रिलेबल अल्टरनेटिव माना। फॉर एग्जांपल, जब माइक्रोन US की DRAM स्टार्टअप को लिथोग्राफी टूल्स चाहिए था, तो उसने जापानी सप्लायर के बजाय ASML को चुना, क्योंकि जापानीज़ कंपनीज के माइक्रोन के जापानीज़ कंपटीटर्स से स्ट्रॉन्ग टाइज थे। ASML का फिलिप्स से स्पिन ऑफ होना एक सरप्राइजिंग तरीके से काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसके ताइवान की TSMC के साथ उसका डीप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पाया। फिलिप्स TSMC में एक कॉर्नरस्टोन इन्वेस्टर था। उसने न सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इस नई फाउंड्री को ट्रांसफ़र की थी। इस वजह से ASML को एक रेडीमेड मार्केट मिल गया, क्योंकि TSMC की फैब फिलिप्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर ही डिज़ाइन की गई थी। 1989 में TSMC की एक फैब में एक्सीडेंटल फायर लगने से भी फ़ायदा हुआ। TSMC ने फायर इंश्योरेंस के पैसों से 19 नए लिथोग्राफी मशीन खरीद लिए। ASML और TSMC दोनों चिप इंडस्ट्री के फ्रिंज प्लेयर्स के तौर पर शुरू हुए थे, लेकिन साथ में ग्रो करते हुए इनका पार्टनरशिप इतना मजबूत हुआ कि आज अगर वो न होता तो कंप्यूटर की प्रोग्रेस शायद रुक गई होती। ASML और TSMC की इस पार्टनरशिप ने 1990s की तीसरी लिथोग्राफी वॉर की तरफ इशारा किया। ये वॉर पॉलिटिकल थी, ताकि हालांकि उस वक्त इंडस्ट्री या सरकार में बहुत कम लोग इसे ऐसे देखते थे। उस वक्त अमेरिका कोल्ड वॉर की जीत को सेलिब्रेट कर रहा था और अपना पीस डिविडेंड एनकैश कर रहा था। टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत के लिहाज से अमेरिका बाकी दुनिया, एलाइज और एडवर्सरीज दोनों से बहुत आगे था। एक इन्फ्लुएंशियल कमेंटेटर ने 1990s को यूनिपोलर मूवमेंट कहा था, जहां अमेरिका की डोमिनेंस को कोई चैलेंज नहीं कर रहा था। पर्शियन गल्फ वॉर में अमेरिका की मिलिट्री और टेक पावर का जलवा पूरी दुनिया ने देखा था। जब एंडी ग्रू 1992 में इंटेल के पहले मेजर EUV लिथोग्राफी इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करने की तैयारी कर रहे थे, तब ये देखना आसान था कि क्यों चिप इंडस्ट्री, जो खुद कोल्ड वॉर के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से निकली थी, ये मानने लगी थी कि पॉलिटिक्स अब जरूरी नहीं रही। मैनेजमेंट गुरुज बॉर्डरलेस दुनिया की बात कर रहे थे, जहां प्रॉफिट न कि पावर ग्लोबल बिजनेस को शेप करेगा। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को एक्सीलेट करने की बात कर रहे थे। CEOs और पॉलिटिशियन इन इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स को खुशी से एम्ब्रेस कर रहे थे। इंटेल इस समय फिर से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टॉप पर था। उसने अपने जापानीज राइवल्स को पछाड़ दिया था और अब लगभग पूरी तरह ग्लोबल PC चिप मार्केट पर उसका मोनोपोली था। 1986 से कंपनी हर साल प्रॉफिट में थी, तो फिर उसे पॉलिटिक्स की चिंता क्यों करनी चाहिए। 1996 में इंटेल ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के तहत आने वाले कुछ लेबोरेटरीज जैसे लॉरेंस, लिवमोर और सैंडिया नेशनल लैब्स के साथ पार्टनरशिप की। ये लैब्स ऑप्टिक्स जैसी फील्ड में एक्सपर्ट थी, जो EUV को कामयाब बनाने में क्रूशियल थी। इंटेल ने हाफ डजन
और चिप मेकर्स को भी कंसोर्टियम में जोड़ा, लेकिन ज़्यादातर खर्च वही उठा रहा था। इंटेल 95% गोरिल्ला था एक रूम में, एक पार्टिसिपेंट ने याद किया। इंटेल जानता था कि नेशनल लैब्स में रिसर्चर्स साइंस तो कर सकते हैं, लेकिन वो मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कैरुथर्स ने समझा, हमारा गोल था चीज़ें बना, सिर्फ मेजर नहीं करना। इसलिए इंटेल ने एक ऐसी कंपनी खोजनी शुरू की जो EUV टूल्स को कॉमर्शलाइज और मास प्रोड्यूस कर सके। और फिर कंक्लूजन आया, कोई अमेरिकन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। GC अब एग्जिस्ट नहीं करता था। अमेरिकन की सबसे बड़ी लिथोग्राफी फर्म सिलिकॉन वैली ग्रुप टेक्नोलॉजी रूप से पीछे थी। US गवर्नमेंट, जो अभी भी 1980s की ट्रेड वॉर्स को लेकर कॉशियस थी, नहीं चाहती थी कि जापानी फर्म ऐसे नाइकॉन और कैनन नेशनल लैब्स के साथ कोलैबोरेट करें। ऐसे भी नाइकॉन खुद मानता था कि EUV टेक्नोलॉजी शायद काम ना करे। SML ही एकमात्र वायबल लिथोग्राफी फर्म बची थी। अब जब एक फॉरेन कंपनी को अमेरिका की मोस्ट एडवांस नेशनल लैब रिसर्च तक एक्सेस देने की बात आई तो वॉशिंगटन में सवाल उठे। हालांकि EUV टेक्नोलॉजी का कोई मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं था और ये भी साफ नहीं था कि EUV काम करेगा भी या नहीं। फिर भी अगर ये टेक काम करता तो US को कंप्यूटिंग के लिए SML पर डिपेंडेंट होना पड़ता। डिफेंस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को छोड़कर वाशिंगटन में शायद ही किसी को इससे चिंता हुई हो। अधिकतर लोगों ने SML और डच गवर्नमेंट को रिलायबल पार्टनर्स माना। पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जॉब इम्पैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि जियोपॉलिटिक्स। US गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी कि ASML को US में एक फैसिलिटी बनानी होगी जो लिथोग्राफी टूल्स के कंपोनेंट्स बनाएगी, अमेरिकन कस्टमर्स को सप्लाई करेगी और अमेरिकन वर्कर्स को हायर करेगी। हालांकि ASML का कोर R&D नेदरलैंड्स में ही होता रहा। कॉमर्स डिपार्टमेंट, नेशनल लैब्स और कंसोर्टियम कंपनीज के की डिसीजन मेकर्स का कहना था कि उन्हें याद नहीं कि गवर्नमेंट के फैसले में कोई खास पॉलिटिकल कंसिडरेशन शामिल था। लैब डिलेज और मैसिव कॉस्ट ओवररन्स के बावजूद EUV पार्टनरशिप ने धीरे धीरे प्रोग्रेस की। नाइकॉन और कैनन, जिन्हें US नेशनल लैब्स के रिसर्च से बाहर रखा गया था, उन्होंने अपने EUV टूल्स बनाना ही छोड़ दिया, जिससे ASML दुनिया की एकमात्र EUV प्रोड्यूसर बन गया। 2001 में ASML ने SVG को एक्वायर कर लिया, अमेरिका की आखिरी मेजर लिथोग्राफी फर्म को। SVG वैसे भी काफ़ी पीछे था, लेकिन फिर भी इस डील को लेकर सवाल उठे कि क्या यह अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सही था। डार्पा और डिफेंस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स, जिन्होंने डिकेड्स तक लिथोग्राफी इंडस्ट्री को फंड किया था, ने इस सेल का अपोज किया। कांग्रेस में भी कंसर्न था। 3 सेनेटर्स ने प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश को लिखा कि ASML विल वाइंड अप विथ ऑल ऑफ द US गवर्नमेंट्स EUV टेक्नोलॉजी। ये बात अनडिनाएबल थी, लेकिन तब अमेरिका अपनी ताकत के पीक पर था। वाशिंगटन में ज़्यादातर लोग ग्लोबलाइजेशन को अच्छा मानते थे। US गवर्नमेंट में डोमिनेट बिलीव था कि ट्रेड और सप्लाई चेन्स को फैलाने से रशिया और चाइना जैसी ताकतें वेल्थ पर फोकस करेगी, जियोपॉलिटिकल पावर पर नहीं। लिथोग्राफी इंडस्ट्री के डिक्लाइन को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानना उस वक्त के ग्लोबलाइजेशन और इंटरकनेक्शन के दौर से आउट ऑफ सिंक लगता था। चिप इंडस्ट्री का फोकस था चिप्स एफिशिएंटली बनाना, और जब कोई बड़ी US लिथोग्राफी फर्म ही नहीं बची थी तो उनके पास क्या ऑप्शन था सिवाय ASML पर बेट लगाने के। इंटेल और दूसरे बड़े चिप मेकर्स ने आर्ग्यू किया कि SVG को ASML को बेचने से ही EUV का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा, और इसी से कंप्यूटिंग का फ्यूचर जुड़ा हुआ था। इंटेल के नए CEO क्रेग पेरेट ने 2001 में कहा, विदाउट द मर्जर US में नए टूल्स का डेवलपमेंट पाथ डिले हो जाएगा। कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी सत्ता में आई थी, टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को लूजन करना चाहती थी, सिवाय उन टेक्नोलॉजीज़ के जिनका डायरेक्ट मिलिट्री यूज़ हो। एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी थी बिल्ड हाई वॉल्स अराउंड टेक्नोलॉजीज ऑफ द हाईएस्ट सेंसिटिविटी, और EUV उस सेंसिटिव लिस्ट में नहीं था। नेक्स्ट जनरेशन EUV लिथोग्राफी टूल्स इसलिए ज़्यादातर बाहर असेंबल किए गए। कुछ कंपोनेंट्स अब भी कनेक्टिकट की US फैसिलिटी में बनते थे। जो भी ये पूछता था कि US EUV टूल्स तक एक्सेस कैसे इंश्योर करेगा, उसे कोल्ड वॉर माइंडसेट वाला कहकर डिसमिस कर दिया जाता था। लेकिन जो बिजनेस गुरुज ग्लोबल टेक स्प्रेड की बात कर रहे थे, वो एक रियलिटी मिस कर रहे थे।
ईओ का प्रोडक्शन ग्लोबलाइज नहीं था, मोनोपोलाइज था। एक सिंगल सप्लाई चेन जो एक सिंगल कंपनी एसएमएल के हाथ में थी, वही लिथोग्राफी का फ्यूचर कंट्रोल करती थी।